बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर्स वीडियो सेशन। कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की साइंस 8 की टेक्स्ट बुक, इसके साथ साथ एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए और SLOs की रीइंफोर्समेंट के लिए और होमवर्क जो आपको दिया जाएगा उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास समर पैक क्लास 8 का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स अगर किसी तरह की कुछ गाइडेंस चाहिए तो उनके लिए समर पैक एक बहुत यूज़फुल रिसोर्स साबित होगा। इस रिसोर्स पैक में तमाम SLOs अपनी मुनफरिद टीचिंग मेथडोलॉजी के साथ और एलाइड एक्टिविटीज़ के साथ बहुत उम्दा तरीके से बयान किए गए हैं। साइंस का ये समर पैक और ये रिसोर्स पैक canterpublisher.com वेबसाइट पे इजीली सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। The today's lecture is from Science of Grade 8 and we are using the CSS Science 8 as our resource book. It's our chapter 4 that is about the pollutants and their effects on environment. In our previous lecture 1 we have discussed the two of the major pollutants that were carbon monoxide and sulfur dioxide. Now we are going to study another two types of harmful air pollutants that are oxides of nitrogen abbreviated as NOx and chlorofluorocarbons abbreviated as CFCs. We will discuss sources, properties and effects of these two air pollutants. The SLO that will be achieved through this lecture are explain the sources, properties and harmful effects of air pollutants and list problems in human organ systems caused by air pollutants. By the end of this lecture, we will achieve these two SLOs completely. So, let's move on. Just open your textbook at page 47. You will find the topic 4.1.3 that is about oxides of nitrogen, which are abbreviated as NOx. What are oxides of nitrogen? Nitrogen, when combined with oxygen, it forms an oxide. And it is said NOx, in which we write X beside oxygen atom, it means that nitrogen and oxygen are available in different combinations, such as single nitrogen and single oxygen, that is nitric oxide, nitrogen dioxide, in which one nitrogen and two oxygen atoms are there. Besides, we have N2O5, nitrogen pentaoxide, 2 nitrogen and 5 oxygen atoms. So, we have different combinations of nitrogen and oxygens in their oxide form. That's why, to sum up or collectively, we write NOx. Here X means different numbers of atoms. It may be nitrogen in different combinations and oxygen or maybe oxygen. अब इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की कि ये ऑर्डरलेस हैं, कोई स्मेल नहीं है इनकी, कलरलेस हैं, स्वाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के दैट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही रेडिश ब्राउन है कलर में। सोर्सेज क्या है? सोर्सेज का मतलब क्या है? सोर्सेज ये कि कोई चीज़ एमिट कहाँ से हो रही है, प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है। तो इसके दो सोर्सेज हैं, नेचुरल सोर्स है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं। नेचुरल सोर्स का ये मतलब नहीं कि ये नेचुरली एयर में प्रेजेंट है, बल्कि नेचुरल सोर्स का मतलब ये है कि नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये एटमॉस्फेयर में आ रही है। और वो नेचुरल प्रोसेस क्या है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स आप जानते हैं कि क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास वुड है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जैसा कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, फिर हमारे पास नेचुरल गैस है, मीथेन जिसे कहा जाता है। ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं और इनमें जहाँ से ये एक्सकेवेट किए जाते हैं ज़मीन के नीचे से, वहाँ नाइट्रोजन नेचुरली प्रेजेंट होती है। सो नेचुरली प्रेजेंट होने की वजह से नाइट्रोजन और बहुत ज़्यादा प्रेशर की वजह से इन फॉसिल फ्यूल्स का हिस्सा बन जाती है। बेसिक कॉम्पोजिशन तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट इसमें नाइट्रोजन का भी प्रेजेंट होता है। तो जब इनको बर्न किया जाता है इन फॉसिल फ्यूल्स को, तो इनमें मौजूद नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉक्स बना देती है।
डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में। यहाँ से ये नॉक्स एयर में शामिल हो जाते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि नाइट्रोजन ने नेचुरली इसका फॉसिल फ्यूल्स का पार्ट होते हैं। हम इसकी अमाउंट को रिड्यूस कर सकते हैं, या एटमॉस्फेयर में जाने वाली नॉक्स को किसी ऐसे कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं कि वो एटमॉस्फेयर में ना जाए, बल्कि हम उसे कलेक्ट कर लें। लेकिन नॉक्स की प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से नेचुरल है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी नॉक्स को प्रोड्यूस करती हैं, और वो क्या है कि मोटर व्हीकल्स में भी फ्यूल बर्न होगा तो नॉक्स प्रोड्यूस होगी। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल अप्लायंसेज दैट बर्न द फ्यूल्स, हर वो चीज़ जो फ्यूल बर्न करेगी वो किसी ना किसी अमाउंट में मोर और लेस नॉक्स की प्रोडक्शन का बायस बनेगी। ये तो हो गई उसके सोर्सेज। नेक्स्ट कम्स द हार्मफुल इफेक्ट्स, कि नॉक्स एयर पोल्यूटेंट क्यों है। कोई भी चीज़ पोल्यूटेंट अपने हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से होती है। हर एडिशन एयर में पोल्यूटेंट नहीं है, बल्कि सिर्फ वो चीज़ पोल्यूटेंट्स और पोटेंशियल पोल्यूटेंट्स कहलाती हैं जो ह्यूमन हेल्थ को या एनवायरनमेंट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। सो नॉक्स चूँकि एयर में शामिल है, तो हर वो चीज़ जो एयर पोल्यूटेंट है, एयर में प्रेजेंट है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, क्योंकि हम एयर में सांस लेते हैं। और अगर ब्रीदिंग अफेक्ट होगी तो अल्टीमेटली लंग्स भी अफेक्ट होंगे, क्योंकि लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर पोर्शन है। ब्रीदिंग को कैसे इफेक्ट करती है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। इट में कॉज इरिटेशन दैट लीड टू वीजिंग। वीजिंग एक सीटी जैसी आवाज़ है जो सांस लेने के दौरान प्रोड्यूस होती है। स्नीजिंग मतलब छींके आना। कफिंग, खांसी एंड ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है जिसमें हमारे ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ब्रोंक्यूल्स क्या हैं? ब्रोंक्यूल्स वो स्मॉल वेसल्स हैं, वो स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये ट्रेकिया की एक्सटेंशन है। ब्रोंकाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल। और ये नॉक्स की वजह से होगी। नॉक्स जैसे ही हम नॉक्स को, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स को इनहेल करेंगे, क्योंकि हमारी बॉडी इसके साथ प्रोन नहीं है, इस नॉक्स को एक्सेप्ट नहीं करती, लिहाजा कहीं ना कहीं से वो इन्फ्लेमेशन या सेल्स डैमेज करने का बायस बनेगी। अब लंग्स कैसे इफेक्ट होंगे? इट में कॉज डैमेज टू लंग टिश्यू। इट में ऑल्सो लीड टू क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव pulmonary disease in which the passage of trachea is narrowed down. अब ट्रेकिया क्या है? एक ट्रेकिया एक विंड पाइप है जो हमारे गले में प्रेजेंट है, और इट ओपन्स अप इनटू लंग्स। ट्रेकिया के थ्रू एयर हमारे लंग्स तक जाती है। ट्रेकिया की लाइनिंग में, दीवारों में नेचुरली म्यूकस और सीलिया लाइक स्मॉल प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती हैं। इन सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स का काम यह है कि वो कोई भी एक्सटर्नल मैटर को, किसी भी हार्मफुल लिक्विड मैटर को ट्रेकिया बॉडी से एक्सपेल करती हैं खांसी के थ्रू। लेकिन जब यहाँ पे नॉक्स आएगी तो ये नॉक्स ऐसे कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगी, या इटसेल्फ भी, जो यहाँ पे एक लेयर बना देगी। इस ट्रेकिया में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी नॉक्स। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी चीज़ को जंग सा लग जाए। तो अब डिपॉजिट होने से ये जो एक्चुअल पैसेज है ट्रेकिया का, विंड पाइप का, विंड फ्लो का, वो नैरो हो जाएगा। अब देखें कि ये डिपॉजिट होने से ये पार्ट इतना सा रह गया है, जबकि ये एक्चुअल पार्ट इतना ज़्यादा सा था। सो जब विंड पाइप हमारा अफेक्ट होगा, विंड पाइप हमारा नैरो डाउन हो जाएगा, तो एयर फ्लो डिस्टर्ब होगा। प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में और बॉडी में नहीं जा सकेगी। तो अल्टीमेटली हमारे लंग्स और बाकी के बॉडी पार्ट्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। इट ऑल्सो कॉजेज एम्फिसीमा डिजीज। ये एम्फिसीमा का भी बायस बनती है। इट ऑल्सो टेंड्स टू एड एक्सेसिव फ्लूइड विद इन द लंग्स विच इज़ कॉल्ड पल्मोनरी एडिमा। जब भी कोई एक्सटर्नल
फ्लूइड या एक्सेसिव फ्लूइड हमारी बॉडी में डिपॉजिट होगा, पल्मोनरी एडिमा कहलाएगा। हार्ट डिजीज भी कॉज करते हैं नॉक्स। लॉन्ग टर्म इनहेलेशन में लीड टू हार्ट फेलियर एंड सडन डेथ, और इसकी वजह क्या है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन का ना मिल पाना। That was all about NOx, their sources and harmful effects. Next comes the chlorofluorocarbons. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम पहले से सुना होगा और बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल एक नया नाम होगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी हमारे इम्पॉर्टेंट और बहुत ही लीथल किस्म के एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो ओवरऑल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं ओजोन को। हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर अर्थ के गिर्द बनी अल्लाह ताला ने बनाई है, जो हमें सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से ये ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होती चली जा रही है, इसमें होल्स डेवलप हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ये सब काम कैसे होता है। प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर non-flammable substances that consist of carbon, chlorine and fluorine atoms. अब इसका फॉर्मूला देखें जिसे हमने शॉर्ट करके CFCs लिख दिया है। इसमें पहला C है क्लोरीन के लिए, F का मतलब है फ्लोरीन, और दूसरे C का मतलब है कार्बन। ये तीन तरह के एटम्स यानी क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन से मिलकर बनी है। ये जो दो एटम्स हैं क्लोरीन और फ्लोरीन्स, इनको कहा जाता है हैलोजेंस। हैलोजेंस आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये सॉल्ट मेकिंग कंपाउंड्स, सॉल्ट मेकिंग एटम्स हैं। यानी हैलोजेंस के साथ जब कार्बन मिलती है तो ये हेलोकार्बन्स भी कहलाते हैं। ये नॉन फ्लेमेबल हैं। They are also called as halocarbons as they contain atoms of carbon along with halogen's atom, and which are halogen atoms chlorine and fluorine. They are used to make aerosol sprays, as solvents, as refrigerants, blowing agents for foam and for packing the materials. Chlorofluorocarbons use कहाँ होते हैं? Halogen sprays जो आप करते हैं, deodorants वगैरह, इसके अलावा जो फसलों पे करने के लिए स्प्रेज यूज़ किए जाते हैं। एरोसोल का मतलब है वेरी वेरी फाइन पार्टिकल्स। ये सॉल्यूशन की एक टाइप है जिसे आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे एरोसोल को, कि इसमें जो लिक्विड मटेरियल है, हमारा लिक्विड मैटर, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में चेंज हो जाता है और ये फाइन पार्टिकल्स एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। एयर में डिस्पर्स होकर ये कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। यानी ये पूरी एनवायरनमेंट, अगर आप थोड़ी सी जगह पे एयर स्प्रे करें तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पूरे रूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। सो एरोसोल का मतलब आप इतना याद रखिए कि ये वेरी फाइन ड्रॉपलेट्स हैं जो कि एयर में डिस्पर्स हो जाते हैं। और ये निकलते कहाँ से हैं? सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होते हैं ये कंपाउंड्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ किए जाते हैं। ब्लोइंग एजेंट्स के तौर पे फोम, आप एक प्रोसेस होता है ब्लोइंग का, जब हम फोम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी फोम को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए उसको एयर का हाई प्रेशर दिया जाता है। उस हाई प्रेशर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। They are responsible for ozone depletion, due to which harmful ultraviolet radiations reach easily to the earth. हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये हमारी ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। ओजोन ऑक्सीजन का एक आइसोटोप है, यानी ओजोन का मतलब है O3। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम शामिल हैं। ये ओजोन मॉलिक्यूल्स जब CFCs के साथ मिलते हैं, और इसका प्रोसेस भी आप नेक्स्ट, ये कैसे होता है ये भी आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे नेक्स्ट ग्रेड्स में, तो ओजोन की डिप्लीशन होना शुरू हो जाए। ये मॉलिक्यूल ब्रेक होके ओजोन रेडिकल में और ओजोन मॉलिक्यूल में चेंज होना शुरू हो जाता है, जिससे ये जो ओजोन लेयर है ये डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। इसमें होल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। जाहिर है जब किसी चीज़ की कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली वो चीज़ भी अफेक्ट होगी।
हम अभी तक जितने भी पोल्यूटेंट्स पढ़े हैं उनमें दो तरह के सोर्सेज डिस्कस किए हैं हमने, नेचुरल सोर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़। लेकिन फॉर्चुनेटली देयर इज़ नो नेचुरल सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी नेचुरली क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये हमेशा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के नतीजे में एटमॉस्फेयर में आते हैं। अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे आते हैं? CFCs आर रिलीज थ्रू एरोसोल्स एंड एज लीकेजेस फ्रॉम रेफ्रिजरेटर्स। जब भी कोई रेफ्रिजरेटर में से गैस लीक होगी तो वहाँ से CFCs रिलीज होंगे। सेवरल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग द CFCs। हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू CFCs प्रोड्यूस होते हैं। अब इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्यों हम इन्हें एयर पोल्यूटेंट्स कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैव हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। सबसे पहले लंग्स, और आपने पढ़ा है कि आपने देखा भी है लास्ट लेक्चर में भी कि जो भी एयर पोल्यूटेंट था उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा ब्रीदिंग पे, और ब्रीदिंग अल्टीमेटली डैमेज करेगी लंग्स को। इनहेलेशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अफेक्ट द लंग्स, अल्टीमेटली उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। इनटेक ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हार्म्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इफेक्ट करता है, इससे नॉजिया होने लगता है, डिस्टर्बेंस एंड इन्फ्लेमेशन इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और डायरिया। ये 3 अफेक्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। नेक्स्ट पेज पे आइए तो आप देखेंगे कि हार्ट, लिवर और किडनीज इफेक्ट हो रहे हैं। स्किन डिजीजेस बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से आ रही हैं, देखने में आ रही हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अफेक्ट द लंग्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर, ऑर्गन, यानी ये हमारी बॉडी के मेजर ऑर्गन्स को डिस्टर्ब कर रहा है ये कंपाउंड। स्किन डिजीजेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डायरेक्टली कॉज द इरिटेशन, डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस एक स्किन की डिजीज़ है जिसमें स्किन में बहुत ज़्यादा इरिटेशन, इचिंग होती है, ब्लिस्टर्स वगैरह बन जाते हैं, एंड इवन स्किन कैंसर। तो आपने देखा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस तरह हमारी बॉडी सिस्टम्स को डैमेज कर रही है। इन टू सम ऑफ द SLOs, all the air pollutants cause extreme damage not only the human organ systems and health but also on the environment. Greenhouse effect इन तमाम एयर पोल्यूटेंट्स SOx, NOx, SOx मतलब सल्फर के ऑक्साइड्स, SOx, NOx, कार्बन मोनोऑक्साइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन का बायस बन रहे हैं और सबसे बढ़कर ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनते हैं। There is a need to aware the local communities regarding the reduction of air pollution. हमें अपनी कम्युनिटीज़ को लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अवेयर करना चाहिए कि वो इन पोल्यूटेंट्स को कम से कम प्रोड्यूस करें। नेचुरल सोर्स को तो हम कुछ ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते, हाँ उसे मैनेज ज़रूर कर सकते हैं कि एयर पोल्यूटेंट के तौर पर ये कंपाउंड्स हवा में ना जाएं बल्कि किसी ऐसी फॉर्म में चले जाएं जो न्यूट्रल हो, जो ज़्यादा लीथल ना हो। इसी तरह हमें अपनी ऐसी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देना चाहिए या उनको इस तरह से डेवलप करना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए कि वो पोल्यूशन कॉज ना करें, ताकि हमारी एनवायरनमेंट क्वालिटी, एयर क्वालिटी बरकरार रहे और हम हेल्दी एनवायरनमेंट में सांस ले सकें। ये तो थे हमारे एयर पोल्यूटेंट्स, उनके इफ़ेक्ट्स और सोर्सेज। अब आ जाइए अपने होमवर्क की तरफ। यहाँ से आप टेस्ट एक्सरसाइज 1 सॉल्व करेंगे और टेस्ट एक्सरसाइज 1 में पहला सवाल है फिल द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपने स्टेटमेंट को पढ़ के 4 दिए गए ऑप्शंस में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। सो नंबर 1 MCQ है, दिस इज़ नॉट अ मेजर एयर पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट नहीं है? 4 ऑप्शंस हैं, CFCs, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। द मेजर मैन मेड सोर्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हम सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा लास्ट लेक्चर का क्वेश्चन था। अब आ जाइए पार्ट बी की तरफ अपनी टेस्ट एक्सरसाइज 2 के। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ CFCs ऑन ह्यूमन लंग्स। CFCs के ह्यूमन लंग्स पे इफेक्ट्स आपने लिखने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज देखिए पेज 61 पे। यहाँ से भी पार्ट ए है MCQ का कि आपने 4 दिए गए ऑप्शंस में से स्टेटमेंट के लिए दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है। मूव टू द नेक्स्ट पेज 62। पार्ट सी देखिए। पार्ट सी में से क्वेश्चन 1 है, एक्सप्लेन द सोर्सेज, प्रॉपर्टीज एंड हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। आज हमने पढ़े हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। सो आप इन्हीं दोनों के सोर्सेज, प्रॉपर्टीज और हार्मफुल इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट ओपन योर समर पैक। समर पैक में सिर्फ एक्टिविटी 4.1 आपने कल भी सॉल्व की थी, आज भी आप एक्टिविटी 4.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन आज आप उन एयर पोल्यूटेंट्स के सोर्सेज
को डिस्कस करेंगे जो आज पढ़े हैं, जैसा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। आपने देखना है कि क्या आपके लोकेलिटी में इन दोनों एयर पोल्यूटेंट्स का कोई सोर्स मौजूद है। अगर हाँ तो उसका नाम लिखना है आपने, और उस सोर्स में से किस टाइप की पोल्यूशन रिलीज़ होती है और आपको इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं, यानी नॉक्स और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के सोर्सेज की वजह से। फिर आप आ जाइए पेज 52 पे। पेज 52 पे आपको SLO बेस्ड MCQs मिलेंगे। यहाँ से आप MCQs 4 सॉल्व करेंगे। द पोटेंशियल सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स इज स्मोक फ्रॉम व्हीकल, combustion of fossil fuels, leakages from refrigerators, smoke from industrial chimneys। इनमें से जो भी करेक्ट आंसर है आप उसे फाइंड करेंगे और उसकी रीज़न भी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द एयर पोल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। इनमें से कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो ओजोन की डिप्लीशन का बायस बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है। अगर आपने लेक्चर्स को अटेंटिवली सुना है तो आप इजीली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।